प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। जितने भी विद्यार्थी 2025 बोर्ड परीक्षा में गृह विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए गृह विज्ञान का 2025 का यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया लेटेस्ट वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे वायरल मॉडल पेपर का A to Z फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं। और बच्चों, एक बात मैं पूरी गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि जो भी बच्चा ईमानदारी से इस पूरे वायरल पेपर का सॉल्यूशन एंड तक देख लेता है, तो अब की बार गृह विज्ञान वाले पेपर में 70 में 70 नंबर स्कोर कर जाएगा। इस बात की पूरी गारंटी है। और बहुत सारे बच्चे और बच्चियां पीडीएफ के लिए परेशान रहते हैं, भाई पीडीएफ कहां से मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा। मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा, अपना नंबर भी दे दूंगा, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो, या upmsp.nic.in पे भी जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो। और इम्पोर्टेंट नोट्स जो प्राप्त करना चाहते हो, पेड नोट्स भी अगर प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 8318105051 पे। आप सभी का यहाँ पे पेड नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा और साथ में इसका पीडीएफ भी फ्री में दे दिया जाएगा। ठीक है, अब चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए सेशन की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही आप सभी का 2025 का गृह विज्ञान का पेपर छप करके आने वाला है। टोटल टाइमिंग होता है 3 घंटे 15 मिनट। और हम पूर्णांक की बात करेंगे तो भैया 70 नंबर के टोटल मार्क्स पूछा जाता है। 70 में 70 स्कोर कैसे करना है पूरा तैयारी बताऊंगा। ठीक है, सारे प्रश्न हल करना अनिवार्य है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और ये जो पेपर होगा ना भाई, 2 खंड में आएगा। एक तो खंड अ में आएगा और दूसरा खंड ब में आएगा। खंड अ की बात करेंगे ना तो 20 MCQ 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन जिनको OMR आंसर शीट में सॉल्व करना होगा वो दिए रहेंगे। ठीक है, और बाकी बचे 50 नंबर में हैंड रिटेन नोट्स के माध्यम से आपको लिखना है। और सारे क्वेश्चन कितने नंबर का उनके सामने दे दिया गया है, खंडवा 50 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई बेसिक बात। अब आ जाते हैं खंड अ के सारे प्रश्न को डिटेल में समझने का पूरा प्रयास करते हैं। ठीक है, क्या आप तैयार हैं? एक बार थम्स अप कर देना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, चलो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है बाबू कि निम्न में से सुरक्षित चेक है। अच्छा, बात करेंगे चेक तमाम प्रकार के होते हैं, तो सबसे सेफ चेक कौन सा होता है? वाहक चेक, क्रॉस चेक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर बात करेंगे सुरक्षित चेक के बारे में, तो सबसे सेफ चेक होता है वो होता है क्रॉस चेक। क्या होता है? क्रॉस चेक होता है। अच्छा, इसको सेफ क्यों मानते हैं? इसके पीछे का लॉजिक आप कभी समझे हैं? नहीं समझे हैं तो एक बार समझ लो। देखो, चेक जानते हो क्या होता है ना, मतलब कि मनी को इजी वे में बिना बैंक गए आसानी से रिसीव करने के तरीका होता है। चेक के माध्यम से आप पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्रॉस चेक सबसे इंपॉर्टेंट चेक और सबसे सेफ चेक क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर इस चेक पे भाई कहीं पे अगर काटा पीटी का निशान लग गया, चेक फट गया, तो ये चेक बर्बाद हो जाता है, खराब हो जाता है, निगलेक्ट हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। इसलिए इसको सबसे सेफ चेक या सुरक्षित चेक कहा जाता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप चेक लेने जा रहे हो और बीच रास्ते में क्या हुआ कि चोर ने आपका चेक लेते जाते समय छीन करके भागना स्टार्ट कर दिया। तो कहीं अगर बीच में चेक में क्रैक आ जाता है, फट जाता है, टूट जाता है, या कहीं से क्रैक हो जाता है, वो चेक डैमेज हो जाएगा, मतलब कि वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करेंगे रोगी को ले जाने के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए। चारपाई, डोली, कुर्सी या स्ट्रेचर? इसका राइट आंसर आप मेरे को बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो भाई बताओ, रोगी को एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? चारपाई का, डोली का, कुर्सी का या स्ट्रेचर का? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेचर। क्या हो जाएगा? स्ट्रेचर। स्ट्रेचर के माध्यम से भैया इसमें चक्के लगे होते हैं, उसी के माध्यम से हम क्या करते हैं,
रोगी को एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है ना। चलो अगला हमारा क्वेश्चन बोला गया है, अशुद्ध जल के माध्यम से कौन सा रोग होता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर कर दे रहा हूं थोड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है भाई कि अशुद्ध जल के सेवन से कौन सा रोग होता है। ठीक है, कौन सा रोग होता है बताओ। पोलियो, पेचिस, हैजा या सभी। तो भाई अशुद्ध जल के सेवन से हैजा नामक रोग हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं, वॉशिंग मशीन से बचत होती है। अच्छा भैया आपको पता हो गया वॉशिंग मशीन क्या होता है। कपड़ा धोने की एक मशीन होती है जो कि आधुनिक तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। पुराने जमाने में तो मम्मी और दीदियां क्या करती थी भैया, वो पत्थर पे ही किसी प्रकार से सर्फ वगैरह डाल करके, डिटर्जेंट वगैरह डाल करके धुलाई पटक के कैसे भी तमाम प्रकार से कर सकते थे। लेकिन आज के जमाने में ये वॉशिंग मशीन का मेन काम क्या होता है। तो भाई कपड़ा धोने की एक मशीन है, उसमें होता क्या, एक सेक्शन बना होता है। सेक्शन में पानी डाल दो, सर्फ यानी कि डिटर्जेंट पाउडर डाल दो, उसको घोल मिला दो और कपड़ा डाल दो, मशीन स्टार्ट करो, कपड़ा 2 मिनट में आपका धुल कर तैयार। तो कहीं ना कहीं इससे हमें किस चीज की बचत होगी। तो भाई समय की बचत होगी, बिल्कुल सही बात है। श्रम की बचत होगी, कम मेहनत लगेगा इसमें। तो भाई डाल दो, अपना मैकेनिकली काम को कर दिया। सर्फ की भी बचत होगी, ठीक ना, यानी कि 3 इनमें से सभी की बचत हो जाएगी। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलो भाई, सॉरी भाई, आगे तक लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि ठंडे स्पंज में क्या प्रयोग करना चाहिए। बर्फ का पानी, बर्फ या ताजा पानी या घुली हुई बर्फ का पानी। तो बताओ ठंडे स्पंज का मतलब क्या होता है। पोछा लगाना। अगर कोई इंसान बीमार पड़ जाता है और नहाने की कंडीशन में नहीं है, उस अवस्था में स्पंज कराया जाता है, यानी कपड़ा को भिगो करके पूरा बॉडी को यहाँ पे पोछा किया जाता है, साफ किया जाता है बॉडी को। ठीक है, तो ठंडा स्पंज के टाइम किस चीज का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाई बर्फ का पानी इस्तेमाल करते हैं। बर्फ के पानी से क्या करेंगे, कपड़ा को भिगो देंगे और भिगोने के बाद पूरा शरीर का हम क्या कर देंगे, पोछा लगा देंगे, पोछ देंगे। ठीक है, काम हमारा हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि वाटर फिल्टर में कोस्ट बने होते हैं। कितने कोस्ट होते हैं आपको बताना है, 1 2 3 या 4। तो ज्यादा मात्रा में हम कोस्ट यहाँ पे लगाएंगे भाई। वाटर फिल्टर में ज्यादा मात्रा में सेक्शन बन रहेंगे। जितना ज्यादा सेक्शन बना रहेगा, कोष्टक बना रहेगा, उतना ज्यादा मात्रा में अच्छा फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया बच्चा, ध्यान से समझिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसको तैयार करके जाना है। अगला हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मोतीझरा का संप्राप्ति काल है। मोतीझरा कब से कब तक रहता है आपको बताना है। 7 से लेकर के किस दिन, 2 से 3 दिन, 4 से 6 दिन या इनमें से कोई नहीं। तो मोतीझरा ये जो रोग है भैया, ये 7 से लेकर के 21 दिन तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है। कितने दिन के बाद ये अपना प्रभाव समाप्त कर लेता है। आगे देख लेते हैं कि रुधिर का शुद्धि किस अंग में होता है। यानी कि ये जो ब्लड है ना हमारे बॉडी में, ब्लड का प्यूरिफिकेशन कौन करता है भाई बताओ। पाचन अंग बिल्कुल नहीं, फुफ्फुस, त्वचा, हृदय, यानी कि हार्ट करता है भाई। क्या हो जाएगा, हार्ट। यानी कि ये जो हमारा हृदय है ना, इसका मेन काम क्या है, ब्लड का प्यूरिफाई करना, मतलब शुद्ध करना। ठीक है, चलो अब आगे देख लेते हैं। अगला हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि भोपाल जो एक्सीडेंट हुआ था किसका उदाहरण है। भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण माना जाता है आपको बताना है। वायु प्रदूषण, जल, ये क्या है भैया, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो मैंने आपको कई बार बता चुका है भाई कि ये जो भोपाल में एक्सीडेंट हुआ था उसमें हुआ क्या था कि जो भी जहरीली वगैरह गैसेस थी आपस में लीक हो गई थी। ठीक है, तो लीक होने की वजह से हुआ क्या था, सारी विषैली गैसें हवा में फैल गई थी कंपनी के माध्यम से। और वहां के जो लोग थे ना, अब भाई हवा में फैल रही है तो कहीं ना कहीं हम हवा को ऑक्सीजन के तौर पे अपने बॉडी में उसको लेंगे, तो सारी विषैली गैसेस हर इंसान के बॉडी में चला गया था। इसके वजह से बहुत सारे लोगों की इसमें जान चली गई थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पहला हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 8 से लेकर के 14 वर्ष की अवस्था में
नाड़ी की गति होती है। नाड़ी मतलब क्या होता है? ये नब्ज, ये जो हमारा नब्ज दिखाई दे रहा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? कभी कभी देखो डॉक्टर के पास जाते हो, बुखार हुआ रहता है तो थर्मामीटर ना लगा करके वो आपका नब्ज चेक कर लेता है। इससे क्या होगा? नब्ज के माध्यम से वो आपका जो पल्स है ना, पल्स का रेट चेक करता है, 1 मिनट में कितना बार धड़क रहा है, यानी कि कंपन कितना बार कर रहा है। या तो आप इसके माध्यम से चेक कर सकते हो, और नहीं तो भैया वो थर्मामीटर के माध्यम से लगा करके टेम्परेचर को सेंस कर सकता है। दो तरीके होते हैं। तो 8 से लेकर के 14 वर्ष की अवस्था में ये जो नब्ज है ना, नाड़ी है ना, इसका स्पीड 1 मिनट में कितना बार होता है, कितना बार धड़कता है, ये बताना है। क्वेश्चन का मतलब ये है। तो भैया 60 से लेकर के 70 बार, 62 से 80 बार, 70 से 82 बार, या 80 से लेकर के 90 बार। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी 8 से लेकर के 14 वर्ष है ना, तो यहाँ 80 से लेकर के 90 बार हो जाएगा। और यही बात 14 के बाद आती है ना, तो समान हो जाता है, 72 बार होता है, यानी कि 72 बार धड़कता है। ठीक है, एक स्वस्थ मानव का जो शरीर होता है, जो पल्स रेट होता है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, चलिए, या तो एक ये हो गया, और नहीं तो एक होता है धड़कन। धड़कन भी होता है, सेम टू सेम इसी का काम करता है। ठीक है, चलिए चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा ये क्वेश्चन बोला गया है कि तलने की विधि है। तलने की कौन कौन सी विधि होती है आपको बताने हैं। गहरी विधि, सही बात है, उथली, शुष्क विधि, तीनों। इसमें से तीनों को यहाँ पे राइट कर देना, तीनों को टिक करना, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा ना, यहाँ पे डी ही होगा, क्योंकि तमाम प्रकार की विधियां होती है तलने की विधि। लेकिन अगर आपसे ये पूछ देगा कि सबसे इंपोर्टेंट या सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है, तो भैया लगाना गहरी विधि। क्या लगाओगे? गहरी विधि लगा करके आना। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन बोला गया है कि प्याज की पुलिटिस किस पर बांधनी चाहिए। प्याज का पुलिटिस किस पर बांधना चाहिए भाई? मोच पर, चोट पर, फोड़े पर, या इनमें सभी पर? तो भाई फोड़े पर लगाते हैं। ठीक है, अच्छा, फोड़े पर लगाने से फायदा क्या होगा? राहत मिलता है। प्याज का पुलिटिस लगाने से राहत मिलता है। ठीक है, आराम मिलता है। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है कि प्राकृतिक असंतुलन से कौन सी आपदा आती है। जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है, उस कंडीशन में कौन सा आपदा आएगा, आपको ये बताना है। सूखा पड़ना, बाढ़ आ जाना, भूमि का बंजर हो जाना, या इनमें से सभी? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर इनमें से सभी ही होगा, क्योंकि भैया देखो, प्राकृतिक असंतुलन कहने का मतलब ही होता है नेचर का बैलेंस बिगड़ जाना। और नेचर का बैलेंस कब बिगड़ेगा? मान लो अभी प्रॉपर टाइम में क्या हो रहा है कि बारिश हो रही है, धूप भी हो रहा है, ग्रीष्म ऋतु या शीतकालीन भी आ रहा है टाइम टू टाइम, लेकिन कहीं ना कहीं अगर सूखा पड़ जाएगा तो भाई कहीं ना कहीं ये भी प्राकृतिक असंतुलन हो गया। कहीं बाढ़ आ गया, उस देश को या उस जगह को ग्रसित कर दिया। ठीक है, और कहीं कहीं भूमि का बंजर हो जाना, वहां पे मतलब कि बंजर होने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जमीन अनउपजाऊ हो जाना। किसी प्रकार की खेती करोगे तो कोई भी खेती वहां पर नहीं हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं ये सभी ऑप्शन प्राकृतिक असंतुलन की ओर बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन बोला गया सूती तंतु प्राप्त होता है। सूती तंतु किससे प्राप्त होता है आपको बताने हैं। रसायनों के माध्यम से, पशुओं के माध्यम से, वनस्पतियों के माध्यम से, या इनमें से कोई नहीं। तो भैया ये जो सूती तंतु होता है ना, ये रेशे से प्राप्त होते हैं। किससे? रेशम, रेशे से वगैरह प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो भैया रेशा क्या है? एक वनस्पति है। ठीक है, जूट से भी प्राप्त हो सकते हैं, तमाम प्रकार की चीजें। ठीक, चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि क्षय रोग के रोगी के भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए। क्षय रोग मतलब टीबी। ठीक है, क्षय रोग मतलब क्या होता है भाई? टीबी होता है। ठीक है, अच्छा, अगर किसी भी इंसान को टीबी हो जाता है तो उस कंडीशन में उस इंसान को क्या लेना चाहिए? तो भाई यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, प्रोटीन, वसा, कार्बोज या विटामिन। तो सबसे ज्यादा मात्रा में भाई प्रोटीन वगैरह लीजिए, क्योंकि भैया क्षय रोग में, टीबी वगैरह रोग में आपको प्रोटीन प्रचुर मात्रा में लेना होगा। ठीक है, तब जाकर के राहत मिलेगा। आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि आदर्श बजट माना जाता है। आदर्श बजट हम किसको मानते हैं आपको बताने हैं। संतुलित बजट को, घाटी के बजट को, या बचत के बजट को, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आदर्श बजट हम उसी को मानते हैं जो कि संतुलित बजट हो, आपके आय का भी ध्यान रखता हो और आपके व्यय का भी ध्यान रखता हो।
ठीक है, सारा चीज का बैलेंस बना करके चलता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, आइडियल बजट के नाम से जानेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि चेचक रोग किससे फैलता है या कैसे फैलता है? जल के द्वारा, रक्त के द्वारा, या वायु के द्वारा, या भोजन के द्वारा? तो भैया ये जो चेचक रोग होता है, ठीक है, चेचक को मतलब चिकन पॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये कैसे फैलता है भाई? ये फैलता है हवा के द्वारा कि जल के द्वारा? तो भैया ये फैल जाता है वायु के द्वारा। कैसे? हवा के द्वारा, छींकने से, सांस के माध्यम से ये आपका चेचक रोग पकड़ लेता है, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन बोला गया है कि भोजन कक्ष की देसी शैली में खाते समय खाना रखने के लिए कक्ष में होना चाहिए। कक्ष में क्या होना चाहिए? एक बार इसको देख लेना भाई, चेचक रोग वाला मेरे गड़बड़ लग रहा है। चेचक रोग अगर हम बात करेंगे, चेचक रोग भाई देखो ये जल के माध्यम से फैल सकता है, ठीक है, क्योंकि जल के प्रभाव से भी त्वचा पे चकत्ते पड़ जाते हैं, इसके माध्यम से भी ये रोग हो सकता है, ठीक है। एक बार इसको चेकआउट कर लेना, मैं कमेंट में इसका राइट आंसर पिन कर दूंगा, आप वहां से भी कर सकते हो। नहीं तो इसका राइट आंसर पता है तो आप भी कमेंट कर देना, ठीक है। वैसे मेरे को जल वाला ज्यादा सॉलिड ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। चलो भाई आगे देख लेते हैं कि भोजन कक्ष की देसी शैली में खाते समय खाना रखने के लिए कक्ष में क्या होना चाहिए। अच्छा, खाना जिस पर हम रखते हैं, कुर्सी नहीं भाई, कुर्सी तो बैठने के लिए है। मेज, मेज पे तो हम खाना रखते हैं, ठीक है। छोटी चौकी या पाटा, तो खाना रखने के लिए हम पाटा, रैक का इस्तेमाल कर देते हैं। किसका? रैक का। रैक पे हम लोग खाना रख देते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारा ये डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि शरीर की बाह्य सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को क्या बोला जाता है? शरीर की बाह्य सतह पर पाए जाने वाले ये जो कंकाल दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे भाई? बाह्य कंकाल, अंतः कंकाल, अस्थि कंकाल, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाह्य कंकाल। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। श्वास गति और नाड़ी गति के बीच में क्या रिलेशन होता है आपको बताने हैं, तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूं कि भैया 1 मिनट में जो इंसान होता है ना, कितना बार सांस लेता है? तो 16 से लेकर के 17 बार सांस लेता है, ठीक है। या इसको 18 बार भी कर सकते हो, ठीक है, 18 बार सांस लेता है। वही अगर बात करेंगे नाड़ी कितना बार स्पीड पल्स रेट कितना होता है, तो भैया होता है वो होता है भाई 1 मिनट में एक इंसान 18 बार सांस ले रहा है। अगर वही हम बात करेंगे 1 मिनट में एक इंसान का जो पल्स रेट होता है वो 72 बार होता है। कितना बार? 72। अब इसी का रेशियो निकाल लो तो कितना हो जाएगा? 1:4 हो जाएगा। 1872 होता है ना, तो 1:4 निकल कर आ जाएगा। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस प्रकार से सारे एमसीक्यू मैंने बता दिया, पूरा डिटेल में समझा दिया। अब बात कर लेते हैं खंड ब। अच्छा, खंड ब में भाई इसमें अगर हम बात करेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसको देख लेते हैं और इसी के हिसाब से आपको भी तैयारी करना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन को मैं आपको बता दे रहा हूं, इसको तैयार कर लेना, ठीक है। और मैं इसको कई बार करवा भी रखा हूं, क्योंकि अपने सिलेबस के माध्यम से पूरा क्वेश्चन करवा दिया हूं, ठीक है। पहला हमारा क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि लचीले बजट किसे कहते हैं? फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है भाई? आय के अनुसार, व्यय के अनुसार अपने आप को समायोजित कर लेता है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? लचीला बजट बोलेंगे, ठीक है। अगर किसी महीने में अगर कोई इंसान प्रॉपर हर महीने में 1000 रुपया कमा रहा है तो इसी के अनुसार खर्च कर रहा है, लेकिन किसी महीने मान लीजिए उसका इनकम बाय द वे किसी भी कारणवश ड्यूटी ना करने की वजह से 700 रुपया हो रहा है, तो भाई आप इसी के अनुसार अपने आप को खर्च को मेंटेन कर लेगा, इसी को हम क्या बोलेंगे? लचीला बजट बोलेंगे। एक बजट बनाएगा ना अपने इनकम के अनुसार, तो खर्च भी करेगा, बचत भी करेगा। तो बचत में और खर्च में अगर संयोजन बना लेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? लचीला बजट बोलेंगे। बिल्कुल इसी आसान भाषा में लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। ओजोन परत का क्या महत्व होता है भाई? तो एक लाइन में समझो, अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती है ना, उससे हमको ये बचाता है। अगर अल्ट्रा वायलेट रेज जो सूर्य की रोशनी में पाई जाती है, अगर डायरेक्ट ये अर्थ पे आती है, पृथ्वी पे आती है, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन के लिए ये हानिकारक साबित हो सकती है। तो ये जो ओजोन लेयर होता है ना, ओजोन परत O3 जो ये जो लेयर होता है ना, ये क्या करता है? सूर्य की रोशनी में जो जहरीली विषैली गैसेस पाई जाती है उसको ऊपर ही मार देता है, छान देता है, और शुद्ध जो प्योर जो सूर्य की रोशनी होती है अर्थ पे आती है,
पृथ्वी पे आती है और हमारे शरीर पे या हमारे घरों की छतों पे आती है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए फायदेमंद होती है। अगर ये ओजोन लेयर ना होता और ये रोशनी डायरेक्ट अगर धरती पे आती तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन संकट में आ जाएगा। ठीक है, तमाम प्रकार से लिख सकते हो। नाप लेने की 2 विधियां के बारे में वर्णन करिए, तो तमाम प्रकार की विधियां भाई आसानी से कर सकते हो। मोच किसे कहते हैं? मोच मतलब भाई नसों का आपस में खिंचाव हो जाना, दर्द होना, सूजन आ जाना, तमाम प्रकार की बातें हैं। खड़े होकर भोजन पकाने से क्या क्या लाभ होता है? तो भाई सबसे पहले तो कपड़े गंदे वगैरह नहीं होंगे और थकावट भी नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं 2-3 लाभ लिख दोगे, 2 नंबर यहाँ से पक्के मिल जाएंगे। ठंडी सेहत की कौन कौन सी विधियां होती है? स्पंज करते समय बर्फ के पानी का जो मैंने आपको बताया इस्तेमाल करने के लिए, तो कौन कौन सी विधियां होती है? तो विधि का नाम लिख दोगे, यहाँ से भी 2 नंबर आप आसानी से अचीव कर सकते हो। ठीक है, चलो इसी प्रकार से 27 से लेकर 31 तक लघु उत्तरीय है, जो कि 50 शब्द में लिखना है और हर एक क्वेश्चन 4-4 नंबर के रहने वाले 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पोषक तत्व की सुरक्षा के उपाय लिखिए भाई। कौन कौन से उपाय हो सकते हैं? साथ में शरीर में जल के कौन कौन से काम होते हैं? बॉडी में हमारे वाटर का क्या काम होता है? जल का कौन कौन से काम होता है? तो भाई कहीं ना कहीं ब्लड में भी सहायता होता है, ब्लड को तरह बनाए रखता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि साइकिल का क्रय मूल्य 1600 रुपया है, यदि विक्रय मूल्य 2000 रुपया है तो लाभ का प्रतिशत निकालिए। तो मेरे प्यारे भाई मैंने आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देखो क्रय मूल्य अगर बात करेंगे, ठीक है, क्रय मूल्य मतलब कास्ट प्राइस सीपी कितना दिया गया है? 1600 रुपया दिया गया है। ठीक है, ध्यान से समझ लो। अगर हम बात करेंगे विक्रय मूल्य, तो भाई ये कितना दिया गया है? 2000 रुपया दिया गया है। ठीक है, तो यहां इस कंडीशन में हमको लाभ हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है? तो भैया हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, तो 2000 माइनस का 1600, तो कितना हो गया भाई? 400 रुपया हमको लाभ हो गया। ठीक है, 400 रुपया लाभ हो गया। लेकिन आपको लाभ का प्रतिशत निकालना है, तो भाई प्रतिशत लाभ का सूत्र क्या होता है? क्या होता है बताओ? लाभ गुणे 100 बटे का क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ कितना है? 400 रुपया, यहां पे कर दे रहा हूं, गुणा 100 है तो 100, और कास्ट प्राइस कितना है? 1600 है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, और 4 से 4 बार में कैंसिल आउट, और 4 से ये कट जाएगा 25 बार में, यानी कि लाभ का जो परसेंटेज है वो 25% निकल करके आ गया। तो इसी प्रकार से करोगे पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटते हैं न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में। ठीक है, इसी प्रकार से सॉल्व करना होगा। इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, पुश करके। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि खपची का प्रयोग कब और क्यों किया जाना चाहिए, आपको बताना है। तो भाई ये जो हड्डी आपस में क्रैक हो जाती है, टूट जाती है, मोच आ जाता है, उस कंडीशन में हड्डियों को एकत्र करने के लिए हम खपची का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलो अब आगे देख लेते हैं। भोजन पकाने के उद्देश्य क्या होता है, समझाना भी है। भोजन हम क्यों पका करके ही खाते हैं, इसके बारे में लॉजिक क्या है, इसको समझते हैं। ठीक है, समझाइए। अगला हमारा क्वेश्चन, ये जो विस्तृत वाला क्वेश्चन है 100 शब्द में लिखना होता है, 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो 3 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करना है। सबसे हमारा पहला क्वेश्चन इसमें ये है कि पारिवारिक व्यय का क्या तात्पर्य होता है, मतलब पारिवारिक व्यय किसे कहेंगे? तो आय में से अगर हम बचत को घटा देंगे तो व्यय हमें मिल जाएगा। और पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं, उन सभी चीजों के बारे में यहाँ पे वर्णन करना है। अथवा ये गृहगणित क्या है, इसके महत्व को समझाइए, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। 6 नंबर का ये क्वेश्चन है, इसको तैयार करके जाना भाई। ठीक है, तभी जाकर के पूरे नंबर मिलेंगे। भोजन परोसने की कौन कौन सी विधियां होती है, उसको विस्तार से समझाइए। या रोगी का आहार तैयार करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखा जा सकता है, उन पे आपको बढ़िया से टिप्पणी लिखना है। ठीक है, और घर में सिलाई करने से गृहिणी को क्या क्या लाभ मिल सकता है, और गृहिणी को इसका ज्ञान होना क्यों जरूरी होता है गृह गणित का, इसके बारे में भी आपको समझाना है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिए। यूपी बोर्ड ने अपने खुद ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया है। ठीक है, ये जो मॉडल पेपर आप देख रहे हैं, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं साइट पे जाकर के, वरना जो मैं यहाँ पे नंबर दिया हूँ 8318105051, आप इसमें ही कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल वगैरह मत करना डिस्टर्ब करने के लिए। ठीक है।
8318108551 पे आप कॉल कर सकते, सॉरी कॉल नहीं करना है, मैसेज कर सकते हो, आपको ये पीडीएफ दे दिया जाएगा। अगर आप किसी सब्जेक्ट का या अन्य किसी भी सब्जेक्ट का, हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, एसएसटी का, ठीक है, अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं पेड पीडीएफ, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पे अभी तक नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।